Good evening everyone. Good evening all of you. इस ऑडियो वीडियो क्लियर? तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। लेकिन इससे पहले अपना एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। तो पहले अपन उसको सल्टा देता है। पहले किसको सल्टा देता है? ट्रांसफॉर्मर को। फिर पढ़ेंगे अपन ये। देखते हैं कहां तक जाता है टॉपिक। कल हमने क्वालिटी फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, अर्जित की थी। चलिए, ट्रांसफॉर्मर पहले मैं इसका उपयोगिता समझाता हूं कि ट्रांसफॉर्मर का जरूरत क्या पड़ा। ट्रांसफॉर्मर का जरूरत क्या पड़ा, पहले अपन इस चीज को समझते हैं। आइए, तो देखो भाई, सीन ऐसा है कि अपन जहां बिजली बनाते हैं वहीं बिजली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि मुझे अपने घर में बिजली यूज करना है तो अपने मोहल्ले में ही बना ली, मोहल्ले में बना ली, ऐसा नहीं। ठीक है, बिजली अपन बनाते हैं कहीं जहां डैम वगैरह होते हैं, जहां पावर प्लांट होते हैं, वहां पर अपन बिजली बनाते हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरे आसपास हमने कहा कोटा में बिजली बनती है ना। कोटा में नदी है चंबल करके, वहां पर डैम है, तो उधर पावर प्लांट है, तो वहां पर बिजली बनाते हैं। और हमको बिजली चाहिए कहाँ? इंदौर में। हमको बिजली यूज करना है इंदौर में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्या है समझना। तो मान लीजिए हमने कोटा में जो बिजली बनाई है वो 220 वोल्ट पर बनाई है, 220 वोल्ट पर। ठीक है, अब तारों की सहायता से ये बिजली हमने कहां भेज दी? इंदौर। 220 वोल्ट पर ही, 220 वोल्ट पर ही हम इंदौर भेज देते हैं। हम घरों में जो बिजली यूज करेंगे वो 220 वोल्ट पर ही करेंगे। ठीक है, घर में जो अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पर ही करते हैं, और हमने कोटा में भी चलो 220 वोल्ट पर ही बना ली। ठीक है, लेकिन जब हम 220 वोल्ट पर ही ये बिजली यहां पर भेजेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कराना, ट्रांसमिशन कराना, और इन लाइंस को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, बिजली को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि झोला लिया, बिजली भरी और चल दिए कि चलो कोटा से बिजली खरीदी, झोला लिया, झोले रखे ट्रक में कि चलो इंदौर, है ना। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, तो वायर्स के थ्रू ही बिजली आएगी। अब वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है आई, तो ऊष्मा की हानि होती है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, है ना। पावर लॉस जिसे अपन क्या कहते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई का अगर मान ज्यादा हुआ, आई का मान ज्यादा हुआ, ज्यादा, तो पावर लॉस कैसा होगा? ज्यादा। पावर लॉस कैसा होगा? ज्यादा। आई का मान अगर ज्यादा हुआ तो पावर लॉस ज्यादा होगा। पावर लॉस अगर ज्यादा हुआ तो एक तो मेन नुकसान है कि हम बिजली बना रहे हैं, उसकी हानि हो गई। बिजली हमने बनाई, उसकी हानि हो गई। ये तो वही है कि हम चावल एक झोले में लेके आए, झोले में छेद था, झोले में चावल लेके आए और झोले में क्या था? छेद। तो हम दुकान से चावल लेके चले, घर पहुंचे तब तक छेद से सारे चावल फैल गए, सारे चावल फैल गए। हम घर पर झोला लेके पहुंच गए, फिर हमें वाइफ ने कूटा कि हम तुमको चावल लेने भेजे थे झोला दे के, तुम खाली झोला लेके आ गए। ठीक है, तो हमने बिजली बनाई और उसकी रास्ते में ही हानि हो जाए, हानि हो जाए, तो बिजली बनाना किस काम का? सब कुछ गड़बड़, सब कुछ क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि पावर लॉस कम करते हैं, पावर लॉस कम करते हैं। दूसरा तरीका पावर लॉस का क्या हुआ कि ऊष्मा की हानि यहां पर हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी जो तारों में, तारों में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो तार गर्म हो जाएंगे, तो तार गर्म होके पिघल सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि यहाँ ऊष्मा की हानि हुई, ऊष्मा की हानि हुई। ठीक है, उससे तार गर्म हो गया, तार गर्म हो गया, तार पिघल गया, टूट गया। ठीक है, अब हमने ये वाला तार जोड़ा तब तक दूसरा टूट गया, फिर वो वाला जोड़ा तब तक कोई दूसरा टूट गया, तो लाइट ही नहीं आएगी, तार ही जुड़ते रह जाएंगे। तो हमें क्या कराना है? पावर लॉस कम कराना है, पावर लॉस कम कराना है। अब जो पावर ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन।
पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हम कराते हैं, पावर ट्रांसमिशन होता ही होता है कांस्टेंट पावर पर। इसमें पावर अपन कैसा लेके चलते हैं, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट के फंडे पर पावर कांस्टेंट। ठीक है। तो पावर अगर कांस्टेंट को, तो पावर को अपन क्या लिख लेते हैं, v इंटू आई लिख लेते हैं। v इंटू आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। v इक्वल टू आई इंटू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो i को अपन क्या लिख सकते हैं, समथिंग कांस्टेंट अपॉन v, कांस्टेंट अपॉन v। तो अब अगर v का मान ज्यादा है, v का मान कैसा है बेटा, ज्यादा, v का मान ज्यादा है, तो i का मान कैसा होगा, कम होगा, आई का मान कम होगा। और आई का मान अगर कम हुआ तो जो लॉस है बेटा, लॉस है वो कम होगा, लॉस है वो कैसा होगा, कम होगा। तो अगर अपन वोल्टेज ज्यादा रखें, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करें हाई वोल्टेज पर, तो करंट कम होगी। और करंट अगर कम होगी तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। पावर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर होता है, जिससे पावर का लॉस कम होगा, कि अगर आई कम है तो पावर लॉस कम होगा। ठीक है, ठीक है। ये तो ट्रांसमिशन में अपन यूज करते हैं। तो जो तारों में है बेटा, वो पावर लॉस कैसा होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन। ठीक है, तो पावर कांस्टेंट, ठीक है, v इंटू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। पावर को हम v इंटू आई लिख लेते हैं, आई बराबर कॉन्स्टेंट अपॉन v ज्यादा तो आई कम तो लॉस कम होगी, अगर इसमें धारा कम होगी तो लॉस कम होगा। तो अब अपन को क्या करना है, यहां पर वोल्टेज बढ़ाना है। जो 220 वोल्ट है इसको हमें बढ़ाना है, इसको हमें क्या करना है, 220 वोल्टेज को बढ़ाना है, इसको हमें बढ़ाना है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम एक युक्ति का उपयोग करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं, उस यंत्र को ही क्या कह देते हैं, ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। यहां क्या लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। ये हम कैसे, वोल्टेज बढ़ाने वाला, भी वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, बढ़ाने वाला, वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। तो यहां पर जो बिजली की सप्लाई होगी, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही होगी, ट्रांसमिट हो रही होगी, वो हाई वोल्टेज पर। यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी वो किस पर, हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर। इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी किस वोल्ट पर जाएगी बेटा, हाई वोल्टेज पर। ठीक है, अब हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही, मान लीजिए हमने इसको 22,000 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया, 22,000 वोल्ट पर ट्रांसमिट किया है, 22,000 वोल्ट पर, 22,000 वोल्ट पर। ठीक है, 22,000 वोल्ट है ना, 220 को कितना कर दिया, 22,000 वोल्ट कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी आई 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट। अब 22,000 वोल्ट हम घरों में उपयोग तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, 22,000 वोल्ट का उपयोग हम घरों में तो नहीं कर सकते हैं भाई। तो हमको क्या करना होगा, यहां वोल्टेज कम करना होगा, यहां पर वोल्टेज कम होगा, करना होगा। तो हम यहां पर एक फिर से ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर बोले तो एक ऐसी युक्ति लगाते हैं जो वोल्टेज कम करे, वोल्टेज कम करे। ठीक है, एक ऐसी युक्ति लगाते हैं जो वोल्टेज को क्या करे, कम करे। तो इसको अपन बोलते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर ही है, ये भी ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन ये वोल्टेज कम करने वाला, भी कम करने वाला, भी कम करने वाला। ठीक है, जरूरी नहीं हम एक ही ट्रांसफार्मर लगाएं। ठीक है, यहां पर भी जरूरी नहीं हम एक ही ट्रांसफार्मर लगाएं, यहां पर हम बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
जैसे अपन पावर स्टेशन कह देते हैं, पावर स्टेशन बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, जैसे हमने कहा कि हमने 2 ट्रांसफार्मर लगाए, उसने 220 वोल्ट को 10 गुना करके कितना कर दिया, 2200 कर दिया, 2200 कर दिया। अब हमने एक ट्रांसफार्मर और लगाया जिसने 10 गुना और कर दिया, तो दूसरे ट्रांसफार्मर ने कितना कर दिया, 22,000 कर दिया। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर से हम 220 से सीधा 22,000 नहीं करते, 2 लगा दिए, तो एक ने 220 का 2 गुना किया 2200, उसने उसका 2 गुना कर दिया 22,000, कितना कर दिया, 22,000। ऐसे ही जब हम इसको कम करेंगे तो 22,000 से पहले कर लेंगे 2200, फिर 2200 से कर लेंगे 220, तो यहां पर भी 2 ट्रांसफार्मर लगा देंगे। लेकिन यहां पर जो ट्रांसफार्मर अपन लगाएंगे ये स्टेप अप, मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, और यहां पर हम जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो वोल्टेज कम करने वाला ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिजली यहां पर जा रही है वो हाई वोल्टेज पर जा रही है। हाई वोल्टेज होगा बेटा तो करंट कैसा होगा, कम। वोल्टेज हाई होगा तो करंट कैसा होगा, कम। और अगर करंट कम हो गया तो पावर लॉस कम, पावर लॉस कम। तो यहां पर हमें 2 ऐसे डिवाइस, 2 ऐसी युक्तियों, 2 ऐसे यंत्रों की जरूरत है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकें। यहां पर ऐसा यंत्र चाहिए, ऐसा यंत्र चाहिए जो वोल्टेज को बढ़ा दे, यहां पर ऐसा यंत्र चाहिए, ऐसा यंत्र चाहिए जो वोल्टेज को कम कर दे। ठीक है, तो इन यंत्रों का नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को कम करता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हमें इस ट्रांसफार्मर को ही पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, इसका यूज समझा। क्या समझा, यूज। ये बात समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा? नोटिस आ गया क्लास कैंसिल्ड का, अरे अप्रैल फूल, तुम सितंबर में लोगों को अप्रैल फूल बना रहे हो। दोनों बैलेंस हो जाएगा, क्या फायदा सर जी? फायदा ये है ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां जा रही है तो हाई वोल्टेज पर जा रही है, तो यहां धारा कम है, यहां वोल्टेज हाई है, और धारा कैसी होगी बेटा, कम होगी। धारा कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होगा। हाई वोल्टेज पर या हम कहें लो करंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होता है। तो लॉस कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो मोबाइल टावर जैसे खंबे होते हैं, बिजली के खंबे, लोहे के बड़े बड़े खंबे होते हैं, उन पर देखो कितना वॉट लिखा होता है। किसी पर लिखा रहता है 65 किलोवोल्ट, किसी पर लिखा रहता है 10,000 किलोवोल्ट, 10,000 किलोवोल्ट, वहां साइन लगा होता है डेंजर 10,000 किलोवोल्ट, 11,000 किलोवोल्ट, 11,000 किलोवोल्ट, 21,000 किलोवोल्ट। ठीक है, किलोवोल्ट का मतलब हुआ, मतलब 21,000 नहीं, 21 किलोवोल्ट। 21 किलोवोल्ट का मतलब हुआ 21,000 वोल्ट। 10 किलोवोल्ट का मतलब हुआ 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट लिखा देखा है ना। तो वो इसीलिए वो ट्रांसमिशन लाइन होती है जो कि एक जगह से बिजली दूसरी जगह भेजती है हाई वोल्टेज पर। किस पर बेटा, हाई वोल्टेज पर। गुड बेटा, गुड। नहीं, ये नोट्स में नहीं लिखना है, ऐसे समझने के लिए। वोल्टेज एंड करंट में क्या डिफरेंस होता है, अभिषेक कुमार, वेरी गुड बेटा। ये हम इस पर आएंगे बेटा, कैसे बढ़ाता है। बेटा दो अलग अलग भौतिक राशियां, वोल्टेज वोल्टेज होता है, करंट करंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, विभव अंतर होता है बिंदुओं के बीच के, जिसके कारण धारा बहती है। धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। तुम कहां हो, देखो लक्की जाटप, ये ट्रांसमिशन का जो डिटेल फंड है कि ट्रांसमिशन कैसा होता है, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे ना तो ये अपने मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये ट्रांसमिशन के क्या क्या तरीके होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, है ना। हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी भी नहीं है,
बरोबर, ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी भाई, बरोबर। तो ये पावर जब ट्रांसमिशन करते हैं बेटा पावर कांस्टेंट पर, तो ये फंडा होता है। मेन चीज ये है कि हमें करंट कम रखना है, आपके काम की चीज ये है कि हमें करंट कम रखना है और वोल्टेज हाई रखना है। वोल्टेज हाई होता है तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो पावर लॉस होगी। नहीं बेटा, कंप्यूटर साइंस में नहीं बताई जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी मैंने ना आपको सिर्फ साइड इंफॉर्मेशन बताई है, इसका सवालों से कोई खास लेना देना नहीं होगा। ये एक तरीके की साइड इंफॉर्मेशन है। ये बताई क्यों मास्टर आपने? हमने कहा ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये कहानी बताई है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कब होता है। अब देखो, अपने शहर में भी ना एक बिजली घर होता है, तो बिजली घर से वोल्टेज सप्लाई की जाती है आपकी कॉलोनी में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। ध्यान देना, ध्यान दिया होगा, आप कहते हैं ना कि ट्रांसफार्मर फूक गया, ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं ना आपके यहाँ भी कि ट्रांसफार्मर। फिर ओम के नियम से भी आई के, बेटा ये ओम का नियम थोड़ी ना लिख रहा हूं गधे, मैं पावर लिख रहा हूं, पावर, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर लिख रहा हूं बेटा। इस V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है पावर, है ना। ओम का नियम नहीं लगा रहा हूं यहां पर मैं, हर जगह थोड़ा ना ओम का नियम लगा दोगे, है ना। अभी मैं ऐसे लिख दूं, पावर को ऐसे भी लिखते हैं अपन, पावर को ऐसे भी लिखते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। अब आप कहो कि सर यहाँ वोल्टेज तो है ही नहीं, ओम का नियम गलत है, सर ये गलत ओम का नियम है। हम कहें बेटा ये ओम का नियम है ही नहीं, ये तो शक्ति है, शक्ति की चर्चा कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बिजली घर से, रोशनी घर से, है ना, पावर हाउस से आपके मोहल्ले में भी बिजली आती है, तो आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस पर जाके देखना कभी 440 वोल्ट लिखा रहता है ना। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, जाओ देखो ट्रांसफार्मर आपकी कॉलोनी में लगा होगा, उस पर लिखा होगा 440 वोल्ट। तो बिजली घर से बिजली आई 440 वोल्ट पर, फिर वो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है, 440 से 400 220 करता है, फिर आपके घरों में आती है, फिर वो आपके घरों में आती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ये बना कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो चीजें अपन समझते हैं। आइए दोस्त, तो अपन क्या करते हैं, एक आयरन का क्रोड लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, आयरन का क्रोड लेते हैं। अच्छा, इससे पहले चलो पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको भंवर धारा का, तो समझना और आसान हो जाएगा। भंवर धाराएं जो मैं कल बताने वाला था, भंवर धाराएं। इससे क्या होगा बेटा, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में अपन कुछ काम करते हैं, वो काम क्यों करते हैं, भंवर धाराओं की चर्चा कर। भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। तो भंवर धाराएं क्या होती हैं बेटा, सुनिए सुनिए, एडी करंट अपन इनको कहते हैं। तो बेटा बेसिकली क्या होता है ना कि इसकी परिभाषा है कि जब किसी धातु की शीट, धातु की चादर, चादर व चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है या धातु की चादर पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें धाराएं प्रेरित होने लगती हैं। प्रेरित होने लगती हैं जिनका आकार पानी की सतह पर उठने वाली भंवरों के समान होता है। अतः इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडी करेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि धातु की कोई शीट होना चाहिए, तार नहीं, है ना। धातु की कोई सतह है, मान लीजिए धातु की सतह है, ठीक है। अब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं, चुंबकीय क्षेत्र लगाए, हम इसको चला रहे हैं, या इसको बराबर में रखा है, यहां पर परिवर्ती समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो इसमें धाराएं उत्पन्न होने लगती है, इसकी सतह पर धाराएं बहने लगती है ना। और उनका आकार कैसा होता है कि पानी की सतह पर जो भंवरें बनती है ना, जैसे कोई छेद है, पानी भर गया है ना, उसमें से पानी निकल रहा है, तो पानी देखो गोल 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 भंवर बनाता है, ऐसे 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 करके। क्या बनाता है? भंवर, ऐसे 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 गोल 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 करके। ठीक है, तो ये धाराएं पानी में उत्पन्न भंवरों की समान होती है। इनका आकार कैसा होता है बेटा? पानी की सतह पर उत्पन्न भंवरों के समान, इसलिए इनको हम क्या कह देते बेटा? भंवर धाराएं कह देते, है ना। पानी में बनने वाले भंवर देखे हैं क्या आप लोगों ने? अगर देखें तो कमेंट में 7 लिखना। पानी में भंवर कब बनते हैं ना, जब मान लीजिए किसी जगह निकास छोटा है, होल छोटा है, ठीक है, और पानी उसमें ज्यादा भरा हुआ है, तो पानी ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं? भंवर, है ना। सर में भी, बालों में भी भंवर होते हैं, है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसके जैसे हर आदमी के ना एक भंवर तो होता ही है ना। इधर बाल ऐसे 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 घूमे हुए होते हैं, तो इधर तो एक भंवर तो होता ही है। किसी किसी के सिर में 2 भंवर होते हैं, 2 भंवर होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके सिर में 2 भंवर है ना, उसकी 2 शादियां होंगी, 2 शादियां, तो वो खुश हो जाता है बचपन में। फिर जब वो बड़ा होता है, उसको समझ आता है कि ऐसा होता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर वो गंजा करा लेता है कि नहीं, ना रहेगा भंवर, ना होगी शादी, ऐसा। चलिए, अब ऐसा होता क्यों है समझ लीजिए। तो उसका कोई खास लॉजिक नहीं है, अपन जानते हैं, अपन पहले से पढ़ चुके हैं बेटा इनको, ठीक है। अब देखो, अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी एक रॉड को, किसी धातु की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं, ये हमारे पास धातु की छड़ है, हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं, वेग कितना है भी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर। तो ये क्या बन जाता है बेटा? बैटरी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। और V क्रॉस B करेंगे
तो बैटरी का धन सिरा कहाँ सर, ऊपर, और ऋण सिरा कहाँ, नीचे। ऊपर वाला सिरा धन का और नीचे वाला सिरा ऋण का, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये बैटरी तो बन गया, बैटरी तो बन गया, लेकिन अभी ये धारा नहीं बहा पाएगा। क्यों? परिपथ ही पूर्ण नहीं है। धारा कहाँ बहाएगा बेटा? तार तो होना चाहिए। हाँ, अगर हम यहाँ पर कोई तार लगा दें इसके साथ, है ना, इसके साथ यहाँ परिपथ को पूर्ण कर दें, ये रॉड क्या बन जाती है? बैटरी। हमने पढ़ा है ना बल्लभ भाई, साइन थीटा। अगर किसी रॉड को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं और इस चुंबकीय बल रेखा को काटे तो ये रॉड क्या बन जाती थी? एक बैटरी बन जाती थी। अब बैटरी बन जाएगी तो वो धारा बहाएगी, लेकिन धारा बहाने के लिए परिपथ पूर्ण होना चाहिए, तार होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर एक तार लगा दें ऐसे ऐसे करके, तो ये इसमें धारा बहाना स्टार्ट कर दे, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी इस लूप में। इस लूप में धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा बेटा? ये एक बैटरी बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अपन जानते हैं, बैटरी बन गया। ठीक है, कितने की? BLV की, BLV की। लेकिन बेटा इन धाराओं को अपन भंवर धाराएं नहीं कहते। भंवर धाराएं कहां पर होती हैं? किसी शीट में, किसी शीट में। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक शीट है, धातु की एक क्या है बेटा? शीट है ऐसे, और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं, इसको हम क्या करें? चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, तो इसका हर एक छोटा सा टुकड़ा, हम इसमें से कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, तो ये छोटा सा टुकड़ा एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा ना। ये वाला सिरा हो गया मान लीजिए धन का, ये वाला सिरा हो गया ऋण का, ये वाला सिरा हो गया ऋण का। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ काटा, एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ काटा, तो ये सिरा हो गया बेटा ऋण का, और ये वाला सिरा हो गया धन का। ये वाला सिरा किसका हो गया बेटा? धन का हो गया। ठीक है, तो सीन क्या होगा? ये छोटा सा टुकड़ा एक बैटरी है, बैटरी। छोटा सा टुकड़ा क्या है? एक बैटरी। यहां पर भी ये छोटा सा टुकड़ा एक बैटरी थी, लेकिन यहां धारा बहाने के लिए हमें बाहरी परिपथ चाहिए था, परिपथ पूर्ण कराना था। लेकिन यहां पर क्या होगा? धारा बहाने के लिए हमें बाहरी तार की आवश्यकता नहीं है। सर क्यों नहीं है बाहरी तार की आवश्यकता? हमने कहा ये पूरी की पूरी जो शीट है ना, ये मेटल की शीट है, ये मेटालिक शीट है, ये खुद चालक है, खुद चालक है। तो ये बैटरी है, बैटरी ने कहा हमें धारा बहाना है, तो शीट ने कहा बहा दो, हम भी तो चालक ही हैं, हम भी तो कैसे हैं? चालक हैं। तो बेटा क्या होगा? ये धन सिरा है, यहां से धारा निकल के यहां जाने लगेगी, यहां से धाराएं निकल के यहां जाने लगेगी। तो इस रॉड में बहुत सारी छोटी 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 बैटरियां बनने लगती हैं, और उनके कारण बेटा धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके कारण भी बेटा धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसके कारण भी बेटा धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो रॉड का लगभग हर एक छोटा सा टुकड़ा एक छोटी सी बैटरी बन जाएगा, और वो अपनी धारा बहाएंगी। तो अंततः जो धाराओं का शेप होता है, धारा का आकार होता है, बहुत सारी बैटरियों के प्रभाव के कारण ही ऐसा 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 होने लगता है। हर ऐसा ऐसा पानी में उत्पन्न भंवरों की समय। और ये धाराएं बहुत हैवी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बैटरियां होती हैं, है ना। पूरी शीट है, सीट है, धारा बहने के लिए बहुत जगह। यहाँ तो पतला सा तार है, पतला सा तार है बेचारा, यहाँ तो पूरी की पूरी शीट है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से इसमें क्या होने लगता है बेटा? धाराएं बहने लगती हैं। इन धाराओं को ये अपन क्या कहते हैं? इन धाराओं को अपन क्या कहते हैं? एडी करेंट्स। एडी करेंट्स। एडी करेंट्स भंवर धाराएं। ठीक है, ऐसा। अब भंवर धाराओं को उपयोग हैं, कुछ काम के हैं, कुछ काम के नहीं है, तो बस एक बार पढ़ लेना, कुछ खास यूज नहीं है इसका। एक विद्युत ब्रेक वाला काम का है, ये पूछा जाता है कभी, है ना।
प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, प्रेरण ऊष्मक में, है ना, इनकी जरूरत भी नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजों की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विद्युत रोधी चुंबकों में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, ठीक है, तो अवमंदन में या ब्रेक में, है ना, इन सब में इसका उपयोग होता है। उसका रीजन क्या है ना, कि जो प्रेरित धारा होती है वो क्या करती है, अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है, प्रेरित धारा क्या करती है, अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है ना। तो मेन काम यही है कि ब्रेक बनाने में करता है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, है ना, अवमंदन मतलब रिटार्डेशन, घटाने में, ठीक है। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन ये है ना बेटा कि देखो भंवर धाराएं प्रेरित क्यों हुई, हमने कहा इसलिए हुई क्योंकि ये सीट चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, ये सीट है और ये चल रही है, कहां चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब सीट मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है इसलिए भंवर धाराएं आई, और भंवर धाराएं क्या है, प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा क्या करती, अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है, ठीक है। तो प्रेरित धारा जैसी उत्पन्न हुई वो सोचेगी, ओ हम क्यों प्रकट हो गए, हम कैसे उत्पन्न हो गए, प्रवर धारा, प्रेरित धारा ऐसा सोचेगी, प्रेरित धारा ऐसा सोचेगी कि हम क्यों उत्पन्न हो गए, बरोबर। तो ये अपने ही उत्पन्न होने का विरोध करेगी, ये अपने ही उत्पन्न होने का विरोध करेगी। अब इसका उत्पन्न होने का कारण क्या, सीट का चलना, इसका उत्पन्न होने का कारण क्या, सीट का चलना, तो ये सीट के चलने का विरोध करेगी। अगर सीट नहीं चल रही होती, ये सीट नहीं चल रही होती तो प्रेरित धाराएं नहीं होती, सीट चल रही इसलिए प्रेरित धाराएं आई, तो प्रेरित धारा क्या करेगी, सीट के चलने का विरोध करेगी, तो सीट को रोकने का कोशिश करेगी। सीट का रोकने का कोशिश हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, या हम कहें ब्रेक लग रहे हैं सीट पर क्या लग रहे हैं बेटा, ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपेक्षिक गति को रोकने का प्रयत्न करती है, इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम में इनका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भंवर धाराओं की कुछ जानकारियां हैं, ठीक है, इनको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। मेन काम जैसे ये ब्रेक वगैरह का ये चीज आप यूज कर सकते हो, या आपसे इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, बस और कुछ नहीं है, और कुछ खास काम का चीज बिल्कुल ही नहीं। मास्टर, अच्छा, अब भंवर धाराएं अपने लिए उपयोगी नहीं है, भंवर धाराएं ऊष्मा की हानि कराती हैं। अरे भाई धाराएं हैं तो क्या करेंगे, ऊष्मा की हानि करेंगे। भंवर धाराएं हैं, धारा कहीं भी बहेगी तो वो ऊष्मा की हानि करेगी, धारा कहीं भी बहेगी किसी भी चालक में तो ऊष्मा की हानि करेगी, तो भंवर धाराएं अपने लिए अच्छी नहीं है। अब हमसे कहा जाता है कि भंवर धाराओं को कम करो, हानि हो रही है भैया, लॉस हो रहा है, भंवर धाराओं को कम करो। तो भंवर धाराओं को कम करने का तरीका क्या है, भंवर धाराएं आई हैं सीट होने के कारण, ये सीट थी पूरी इसलिए इसमें भंवर धाराएं आ रही हैं। अब हम कहें अगर सीट न लें तो भंवर धाराएं नहीं आई, लेकिन हमें जरूरत इतनी बड़ी चादर की है, है ना, धातु की चादर की जरूरत है। अब हम इस धातु की चादर का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें भंवर धाराएं आ रही हैं, इसमें क्या आ रही हैं, भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं को कम कैसे किया जाए जनाब, तो इसका एक तरीका निकाला गया, तरीका ये निकाला, इसकी छोटी छोटी पट्टियां बना दो, क्या कर दो, इसको पटलित करना कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पटलित करना। इसमें किस छोटी छोटी पट्टियां बना देते हैं, छोटी छोटी पट्टियां, और फिर इनके बीच में कर देते हैं लैमिनेशन, छोटी छोटी पट्टियां बना के जोड़ के रख देंगे तो फिर वो शीट बन जाएगी। अगर हमने छोटी छोटी पट्टियां बना दी, है ना, छोटी छोटी पट्टियां बना दी, ठीक है, फिर उनको जोड़ के रख दिया तो सीट बन जाएगी। जैसे उंगलियां हैं, ये क्या है बेटा, उंगलियां हैं, ठीक है, उंगलियां से जुड़ी हुई हैं, तो बेटा यहां से धारा यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जा सकती क्योंकि ये जुड़ी हुई है। तो अपन क्या करते हैं, इनके बीच में लैमिनेशन लगा देते हैं, लैमिनेशन मतलब लैमिनेट कर देते हैं ताकि ये यहां से विद्युत का चालन इसमें ना हो पाए, है ना। लैमिनेशन मतलब आप समझो पन्नी लगा देते हैं, विद्युत को चालक पदार्थ लगा देते हैं ऐसे, फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो जगह उतनी ही घिर जाती है, जगह उतनी ही हो जाती है, ठीक है। और
ये पटलित भी हो गए, है ना, ये पतली सी जगह, ये पतली जगह, पतली जगह, पतली जगह, ये तार जैसी जगह हो गई। कैसी हो गई? तार जैसी जगह। अब तार जैसी जगह होगी तो भंवर धाराएं नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, भंवर धाराएं कम होंगी। अगर सीट जैसे हम कहें इसमें गद्दी में देखें तो ये बड़ी सतह है, यहाँ भंवर धाराएं ज्यादा होंगी, भंवर धाराएं ज्यादा होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या, उंगलियों को अलग अलग कर दिया, बीच में लैमिनेशन लगा दिया, लैमिनेशन लगा दिया, अब इनको चिपका दिया, तो भंवर धाराएं इस उंगली में होंगी, इस उंगली में भी होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी। लेकिन उंगलियों का क्षेत्रफल कम है, उंगलियों का क्षेत्रफल कम है तो भंवर धाराएं कम होंगी। ठीक है, तो भंवर धारा को कम करने के लिए जो सीट है, हम इसकी बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स, पतली पतली पट्टियां बना देंगे, जिसको हम कहते हैं पटलित करना, पटलित करना। फिर इनको लैमिनेट करके जोड़ देंगे, क्योंकि हमें जरूरत तो इस पूरे की थी। लैमिनेट करके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगा के इसको फिर से पास पास रख देंगे, फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो भंवर धाराएं सिर्फ इसमें बन पाएंगी। हाँ, इसमें बनेंगी, बनेंगी, लेकिन जगह कम है तो भंवर धाराएं कम हो पाएंगी। नहीं तो पहले पूरी शीट बहुत बड़ी थी, भंवर धाराएं ज्यादा बनती। तो भंवर धाराएं कम करने का तरीका है दोस्त, या भंवर धाराओं को कम करने का तरीका। ठीक है, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, कब उत्पन्न होती हैं? आंसर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको आता नहीं है भैया ये आंसर, इसका आंसर हमको आता ना है, आता तो हम बता देता, पर कुंडली में तो धाराएं आएंगी ही नहीं, कुंडली में कैसे आ जाएंगी? उसके लिए चाहिए सीट, कोई ऐसी जगह जिसमें सरफेस हो, सतह हो। सर, इन्वर्टर बैटरी में भंवर धारा होता है क्या? नहीं होता है। वृत्ति कुंडली, अरे कुंडली में कैसी सतह चाहिए बेटा? अगर एक डिस्क होती, चकती होती, तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो सकती थी, चकती होती तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो सकती थी। स्थायी चुंबक में धातु रखी जाए, स्थायी चुंबक में धातु रख दी, धातु की प्लेट है, इसको रख दिया हमने रेस्ट में, रेस्ट में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दी है ना, ये सेकंड वाला ऑप्शन। भंवर धारा उत्पन्न होंगी क्या? नहीं होंगी। उसके लिए चलाना पड़ेगा, या तो इस सीट को चुंबकीय क्षेत्र में चलाओ, या यहां पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाओ जो समय के साथ बदल रहा हो। ठीक है, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन है। तो भी देखो ये सब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत कर देते हैं, तुक्केबाज है, तुम तो तुक्केबाज हो, तुक्का मार के भाग जाते हो। आओ, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, कार्यकारी सिद्धांत क्या है बेटा? अन्योन प्रेरण। ये बोर्ड के लिए घनघोर इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड में इसका डायग्राम बना दिया, कार्य विधि लिख दी, खत्म, 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। होता क्या है बेटा? इसमें दो कुंडलियां होती हैं। क्या होती हैं बेटा? दो कुंडलियां। मैं इधर से भी इसका एक डायग्राम बनाने की चेष्टा करता हूं अपने खुद के इन पर्सनल हाथों से, है ना, पर्सनल हाथों से बनाऊंगा तो आपको एक एक करके ज्यादा समझ में, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा ठीक समझ में आए। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा दे के भाग जाते हैं। तो बेटा ये क्या होता है? क्रोड होता है, ये सॉफ्ट आयरन का होता है। किसका होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का एक फ्रेम होता है ना, चौकोर, चौकोर नर्म लोहे का एक फ्रेम होता है। ठीक है, चौकोर क्या होता है? नर्म लोहे का एक फ्रेम, है ना, जिसकी कुछ मोटाई भी होती है, मोटाई भी होती है ना, ये इसकी मोटाई है, नर्म लोहे का ऐसा फ्रेम होता है। ठीक है, अब नर्म लोहे का फ्रेम होगा तो इसमें सतह होगी, नर्म लोहे का फ्रेम होगा बेटा ये, तो इसमें क्या होगी बेटा? सतह होगी। वो सतह गड़बड़ करेगी, क्या गड़बड़ करेगी हम बताता है। कुछ ऐसे ही ढूंढ रहा था।
आप बेटा इस तरह का एक फ्रेम मान सकते हो, इस तरह का एक फ्रेम मान सकते हो इसको, इसके जैसा एक फ्रेम है, धूल धूल, इसके जैसा बेटा एक फ्रेम है, इसके जैसा ऐसा एक फ्रेम है, ऐसा डिब्बे जैसा, ऐसा मान सकते हो। इसकी थोड़ी चौड़ाई भी होती है, चौड़ाई होती है, ऐसा एक फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम में क्या करते हैं, एक तार लेके आते हैं और तार लपेट देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, कुंडली। कुंडली, तो एक कुंडली जहां अपन इनपुट देते हैं, इसको हम कहा प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली कॉइल। और एक तार हम इस साइड लपेट देते हैं, तार इन जनरल एक कॉपर का होता है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कॉइल, द्वितीयक कुंडली। अब यहां पर अपन इनपुट देते हैं, क्या देते हैं बेटा, इनपुट। अब अपन जो धारा बनाते हैं कैसी बनाते हैं सर, देसी, देसी नहीं एसी बनाते हैं। यहां पर एसी वोल्टेज देते हैं अपन, कौन सा वोल्टेज देते हैं, एसी। ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है, डीसी पर नहीं करता है, डीसी पर नहीं करता है। तो एसी हमने धारा इसमें बहाई, तो इसमें धारा जा रही है, धारा के कारण इसमें क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, धारा बहेगी, ठीक है। धारा एसी है, एसी धारा अर्थात चेंजिंग, परिवर्ती धारा है, चेंजिंग धारा है, वेराइंग धारा है, परिवर्ती धारा है। तो इस कुंडली में, कुंडली को मान लो परिनालिका है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है जो समय के साथ बदल रही है, तो इसके धारा बहने के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलेगा। तो इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है, इसके अंदर से जो फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें से हम फ्लक्स लिखे प्राइमरी से, है ना, जो भी है वो अपन लिख लेंगे बी इंटू ए, सॉरी यस, बी इंटू एरिया। अब धारा बदल रही है चूंकि, तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाइव भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो अब इसमें हमने धारा बहाई, इसमें नहीं बहाई, इसमें हमने धारा बहाई है, इसमें धारा नहीं बहाई है, इसमें धारा बहाई एसी है, धारा आई बदल रही है, आई बदल रही है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। तो बदलने वाला फ्लक्स इस कुंडली में, बदलने वाला फ्लक्स आया है वो इससे भी गुजरेगा, क्योंकि धारा किस में बदल रही है, इसमें, समझ रहे हो, इसमें अगर धारा बदल रही है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक कुंडली में धारा बदलें तो उसका प्रभाव दूसरी कुंडली पर भी होता है। तो क्या होता है बेटा, इससे जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है वो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से भी गुजरने लगती है, इसमें से भी गुजरती है, पास पास रखी होती है, ठीक है, एक दूसरे से संबद्ध होती है, संबद्ध होती है मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है स्कोर के थ्रू। ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, क्या चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं किसमें से जा रही है, इसमें से जा रही है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स इसमें से पास होने लगता है, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स जो है वो इसमें से पास होने लगता है। तो इसको अपन कौन सा इंडक्शन कहते हैं, कौन सा प्रेरण कहते हैं, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण। कि इसमें से बदलने वाले फ्लक्स के कारण, प्राथमिक कुंडली में बदलने वाले फ्लक्स के कारण द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स बदलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो हमने धारा बहाई इसमें, प्रेरण हुआ इसमें, धारा बहाई इसमें, फ्लक्स बदला इसमें, तो इसका परिवर्ती फ्लक्स इससे भी गुजर रहा है, तो इन दोनों के मध्य कौन सी घटना हो रही है, अन्योन प्रेरण की, ठीक है। अब बेटा कि जो मैंने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई हैं और हमने कहा ऐसे निकल के इधर चली गई, ऐसे निकल के इधर चली गई, तो चुंबकीय बल रेखाओं को दिमाग होता है क्या कि हमको यहां से निकल के यहां जाना है, चुंबकीय बल रेखाओं को दिमाग तो होता नहीं, इनफैक्ट चुंबकीय बल रेखाएं तो दिखती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं, जिसने ट्रांसफार्मर बनाया उसने ऐसी व्यवस्था की कि यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो इसमें से घुस जाए, यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो इसमें से घुस जाए, ठीक है, इसमें घुस जाए, ओके मास्टर, ठीक है, इसमें घुस जाए। तो इसमें घुसने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर अपन बना देते हैं, ये जो कोर है ना, इस किसका बना देते हैं, सॉफ्ट आयरन का। ये जो कोर है, फ्रेम है, वो किसका होता है, सॉफ्ट आयरन,
सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसको चुंबक बहुत पसंद है। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको चुंबक बहुत पसंद है। तो जो चुंबकीय बल रेखा यहां से निकल रही है, इसको जाना था यहां जाना था, लेकिन कहा कि हम यहां क्यों जाएं जब यहां सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन है तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम तो सॉफ्ट आयरन में ही रहेंगे, हम सॉफ्ट आयरन में ही रहेंगे। तो जो चुंबकीय बल रेखा है, अगर ये सॉफ्ट आयरन नहीं होता, सॉफ्ट आयरन नहीं होता तो ये चुंबकीय बल रेखा इधर निकल जाती, हो सकता है यहां निकल जाती, लेकिन सॉफ्ट आयरन होने के कारण चुंबकीय बल रेखा इसी से होके जाएगी। अब सॉफ्ट आयरन समझ लो एक रोड की तरह काम कर रही है। सॉफ्ट आयरन एक रोड की तरह काम कर रही है, किसके लिए? चुंबकीय बल रेखाओं के लिए। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को ना सॉफ्ट आयरन पसंद है। अगर उसके पास दो रास्ते हैं, एक कहीं और से जाना, दूसरा सॉफ्ट आयरन से जाना, सॉफ्ट आयरन का रास्ता भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन चुंबकीय बल रेखा सॉफ्ट आयरन से ही होके जाएगी। तो बेसिकली ये जो कोर अपन यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का, वो इसलिए यूज करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे निकल रही हैं वो इसमें से जाए, इसमें से जाए। तो फ्लक्स लिंकेज अच्छा होता है। क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज अच्छा होता है। ठीक है, तो मेन चीज बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भैया, इतना सा कॉन्सेप्ट है, खत्म। ट्रांसफार्मर हमने एक क्रोड लिया, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन का क्रोड, सॉफ्ट आयरन क्रोड, क्रोड, सॉफ्ट आयरन क्रोड। ठीक है, क्या हुआ? सॉफ्ट आयरन का क्रोड लिया, यहां पर हमने तार लपेट दिया, यहां पर तार लपेट दिया, इस लपटे हुए तार को क्या बोला? कुंडली। अब इसमें हमने धारा बहाई, कौन सी? एसी, जो समय के साथ परिवर्तित होती है। अब इस समय के साथ परिवर्ती धारा है, इसके समीप दूसरी कुंडली रखी है, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसका फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, इसका फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। इसमें धारा परिवर्ती है, धारा परिवर्ती है, तो परिवर्ती धारा के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। और ये द्वितीयक कुंडली में भी इसका फ्लक्स इसमें भी जा रहा है, तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक है, जो आउटपुट में आता है, ये हम देते हैं, इधर से हम देते हैं इनपुट, इधर से हमने दिया, ये इनपुट है, और इधर से हमने लिया, दिस इज आउटपुट। यहां हमको क्या मिलता है? आउटपुट। यहां पर हमको क्या मिलता है भज्जा? आउटपुट मिल जाता है, ऐसा। ठीक है, तो बस खत्म काम। तो सबका उपयोग समझे, कॉइल धारा बहाने के लिए, यहां पर कॉइल, दूसरी आउटपुट लेने के लिए द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। इसका काम क्या है? सॉफ्ट आयरन का काम क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको को रास्ता दिखाना, रोड की तरह कार्य करना, कि तुम इधर उधर ना चले जाओ, इसमें से ही जाओ, इसमें से ही जाओ। ठीक है, अब यहां पर लिखा है पटलित क्रोड, पतलित क्रोड है ना, ये यहाँ पट्टियां बनी हुई हैं, पट्टियां बनी हुई हैं। तो होता क्या, जैसे हमने कहा क्रोड एक ऐसा फ्रेम है, मान एक ऐसा फ्रेम है, क्रोड क्या है? एक ऐसा फ्रेम है, ऐसा दिखने वाला। इधर हमने कुंडी लपेट दी, तार लपेट दिया, इधर हमने क्या किया है? तार लपेट दिया, इधर तार लपेट दिया और इधर तार लपेट दिया, दोनों जगह तार लपेट दिया भाई। ठीक है, अब ये सतह है, क्या है बेटा? सतह। ये भी क्या है? एक सतह है। ये भी क्या है? एक सतह है। ये भी क्या है? एक सतह है। तो एक सतह इधर होगी, एक सतह इधर होगी, बाहर वाली सतह, अंदर वाली सतह, तो यहाँ पर बहुत सारी सतहें होंगी, सतहें होंगी। और इस कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र है जो कि चेंजिंग है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है इस कॉइल में जो कि परिवर्ती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सतह है ना, ये सतह है, यहाँ पर हमने तार लपेटा हुआ है, इस पर हमने तार लपेटा हुआ है, तो ये वाली सतह है ना, ये सतह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। किसमें रखा है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर ये वाली सतह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये वाली सतह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो बताओ इसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगी? सर सतह है, सतह है, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बैराइंग है, चुंबकीय क्षेत्र चेंजिंग है, तो यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो भंवर धाराएं क्या करेंगी? हानि करेंगी ऊर्जा की, ऊर्जा की भंवर धाराएं क्या करेंगी? हानि करेंगी। और ऊर्जा की हानि हो गई तो हम किसी भी चीज की हानि क्यों करें? तो क्या करते हैं? तलवार लेके आते हैं, तलवार लेके आते हैं, और ऐसे तलवार से खच 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 पीस पीस कर देते हैं इसको, है ना, पतले पतले
प्लेट बना देते हैं, पतले पतले टुकड़े काट लेते हैं, जिसको कहते हैं इसको पटलित करना। क्या करना? पटलित करना। फिर बीच में क्या करते हैं? लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेशन, एक परत लगा देते हैं इंसुलेटेड मटेरियल की, कुछ अलग पदार्थ की, ठीक है। तो प्लेट लगा देते हैं, पतली पतली परतें लगा देते हैं, फिर इनको ज्वाइन करके रख देते हैं, ज्वाइन करके रख देते हैं। तो भंवर धाराओं की हानि से हम बच जाते हैं, या भंवर धाराओं के कारण हानि कम हो जाती है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सतह में भंवर धाराएं कम करनी है तो क्या कर, उसको पटलित कर दो, फिर लैमिनेट कर दो। तो ये लिखा है ना पटलित क्रोड, तो वो क्यों किया गया है पटलित? ताकि भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानि को कम किया जा सके, ठीक है। तो तुम कौन हो और क्यों हो, फोन क्यों कर रहे हो? यहीटा ভালো হবে না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, बट यहीटा ভালো হবে ना। तो देखो ये पटलित क्रोड है, ये प्राथमिक बाइंडिंग है, मतलब प्राथमिक कॉइल है। ये द्वितीयक कॉइल है बेटा, ये क्या है बेटा? द्वितीयक कॉइल है। यहाँ पर लोड पर क्या लेते हैं बेटा? आउटपुट। ये इनपुट दिया, प्रत्यावर्ती सोर्स क्या है बेटा? ये इनपुट है, इनपुट, खत्म। बस इतना सा होता है। इसमें से फ्लक्स लिंकेज, जो फ्लक्स निकलता है तो वो इससे लिंक होता है। तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन, तो यहाँ भी फ्लक्स में परिवर्तन, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण। सिद्धांत क्या है बेटा? अन्योन्य प्रेरण है। अब देखो कैलकुलेशन वाली बात, हमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए अपन क्या कहते हैं? इसमें कोई हानि नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती, इसलिए तो नाम आदर्श है। कोई हानि नहीं होती। इसकी दक्षता, दक्षता कितनी होती है बेटा? 100% होती है। मास्टर दक्षता का होता है, दक्षता क्या होता है? तो हम कहते हैं दक्षता, दक्षता इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? ईटा से, ईटा से प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज में। तो इसमें हम लिखते हैं पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर दक्षता को सिंपल भाषा में समझना है तो किसी क्लास में मैंने आपको 10 सवाल सिखाए, 10 सवाल आपको सिखाए, आपने 8 सवाल सीखे, 8 सवाल सीखे, तो 8/10 दक्षता हुई, 8/10 दक्षता हुई। गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो, ये दक्षता है। आपको 10 सवाल सिखाए गए, 10 सवाल सिखाए गए, आपने 8 सीखे, तो आपकी दक्षता कितनी है? 8 है, ठीक है। क्योंकि इनपुट आपको कितना दिया गया? 10, आपको सिखाए कितने गए? 10, आपने सीखे कितने? 8, तो आपकी दक्षता 80%, 80% आपकी दक्षता है। अगर आइडियल कंडीशन क्या होगी? आपको 10 सवाल सिखाए गए, आप 10 के 10 सीख गए, 10 सवाल सिखाए, 10 सवाल सिखाए, आपने 10 के 10 सीख लिए, तो दक्षता कितनी भाई साहब? 100%, 100%, ठीक है। किसी चीज की दक्षता 100% से ज्यादा कैसे हो सकती है? कोई क्या नहीं सर, आपने 10 सवाल सिखाए, हम 12 सीख गए, तो 10 सवाल सिखाए आपने, हमने 12 सीख लिए, तो हमने कहा फिर तुम स्पेशल आदमी हो, फिर तुम्हें क्लास में रहने की जरूरत नहीं, तुमको उठा के म्यूजियम में रख दिया जाएगा और तुम्हें देखने का फिर टिकट लगेगा। देखो ये वो बालक है, इसको 10 सवाल सिखाए, इसने 12 सीख लिए, आप 20 रुपए दो तब इसके दर्शन होंगे, ऐसा। इज इट क्लियर? बेटा इस संसार में आइडियल तो कुछ नहीं होता है, भगवान भी आइडियल नहीं होते, भगवान से भी गलतियां होती हैं, नथिंग इज आइडियल। दक्षता इतनी होती है 100%, है ना, ये दक्षता की परिभाषा है। हाँ, दक्षता को अपन ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट इनपुट मतलब हम कहें परसेंटेज दक्षता, आउटपुट कहाँ? सेकेंडरी में, है ना। तो पावर किसमें? सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल अपॉन पावर किसका? इनपुट देते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय 70%, मल्टीप्लाइड बाय 70%। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर की। अब तो हम कहेंगे माना कि माना कि माना कि कॉइल्स के एक फेरे से पास होने वाला, पास होने मतलब गुजरने वाला, पास होने वाला फ्लक्स, कॉइल्स के एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है, कितना है? फाई है। फ्लक्स कितना है? फाई है, ये हमने माना है। तो फ्लक्स किसमें? प्राइमरी में। फ्लक्स प्राइमरी में कितना हो गया? तो फेरों की संख्या किसमें? प्राइमरी में इनटू 5। फ्लक्स किसमें? सेकेंडरी में। ये कितना हो गया? फेरों की संख्या, अगर सेकेंडरी में हमने ns मान लिया तो इनटू 5, ठीक है। फाई क्या? एक फेरे से
गुजरने वाला फ्लक्स, एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स पाई है। अब फेरों की संख्या मतलब गोल 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 क्या फेरे हैं, गोल 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 क्या फेरे हैं, फेरे। यही फेरे डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा या अपचाई होगा, ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा या अपचाई, मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को घटाएगा। ये फेरों की संख्या से ही अपन डिसाइड करते हैं, या हम कहें कि फेरों की संख्या डिसाइड करके ही हम इसको ऊंचाई या अपचाई बनाते हैं। अभी आपको बताएंगे है ना एग्जांपल से। तो प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स इतना, सेकेंडरी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया भैया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देते हैं भज्जा, ओ भज्जा हम इसका कर देते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन करें, यहीं कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, इसको यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ, इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये तुम अकेले क्यों आ रहे हो, हमको पूरा पूरा चाहिए तेरी की, है ना। ये समझ गया भाई। पी का मतलब क्या, प्राइमरी से गुजरने वाला फ्लक्स, फाई एस क्या, सेकेंडरी से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम इसका करेगा अवकलन, क्या करेगा भैया अवकलन। तो इसका अवकलन करो तो डी फाई पी अपॉन डी टी, डी फाई पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन पी, और ये कितना हो गया डी फाई बाई डी टी हो गया, डी फाई बाई डी टी हो गया। ठीक है बा, इसका अवकलन करो मास्टर, हिम्मत है तो। हमने कहा हिम्मत की बात कर रहा है, देखो हिम्मत की बात कर रहा है। तो डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का, अब हम इन दोनों का कर देंगे कार, इन दोनों का कर देंगे कार, कौन सा कार, भागाकार, भागाकार कर देंगे। तो आओ मास्टर हिम्मत है तो करके था, फिर हिम्मत की बात कर रहा है पगला। हमने कहा चलो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप कोई सजेस्ट करोगे। चलो अभी नहीं कर रहे हैं भागाकार, अभी इसकी नंबरिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जगह बेटा, इसकी जगह बबुआ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंड्यूस्ड, माइनस ई इंड्यूस्ड किसमें, प्राइमरी में। डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ई इंड्यूस्ड होता है ना, फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ से। इसको क्या लिख लेंगे, ई इंड्यूस्ड किसमें, सेकेंडरी में, ई इंड्यूस्ड किसमें, सेकेंडरी में, इज इक्वल टू एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी हो गया। अब माइनस लगा है ना, फैराडे ने माइनस लगाया था तो हम भी लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसको कहा समीकरण 1, इसको कहा समीकरण नंबर 2, इसको हमने क्या कहा समीकरण नंबर 2। अब इनको भागाकार कर देते हैं हम, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 करेंगे तो माइनस का ई एस इज इक्वल टू एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। तो ये कट गया भाई साहब, इससे ये कट गया बाबा, ये कट गया और माइनस से माइनस हो गया, माइनस से माइनस हो गया, भाग करने का। तो अंततः व्हाट विल वी हैव ईपी, वी हैव ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा, तभी मैंने इसको बोल्ड कलर से लिखा और खोपचे में भी बंद कर दिया। तो इसमें कुछ कठिन है क्या सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन कितनी सीधी सी, एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स फाई, फाई कुल फेरे एनपी, तो प्राथमिक का फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स हो गया। ये फाई एस मतलब द्वितीय कुंडली से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स से द्वितीय कुंडली से पास होने वाला। पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो ये भैया क्या है, प्राथमिक कुंडली से पास होने वाला फ्लक्स, प्राथमिक से और एक द्वितीय। अब देखो फिर से आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता कितनी होती है, ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, 7%। ईटा क्या होगा, 7%। ठीक है, और ईटा को हम लिखते क्या है, पावर सेकेंडरी का अपॉन पावर प्राइमरी का, पावर प्राइमरी का गुणा 100%। अब सिंपल सी बात है कि दक्षता 100% है, 100% है, इसका मतलब हो गया पावर आउटपुट बराबर है किसके, पावर इनपुट के। पावर क्या लिखते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। तो ई इसको ऐसे लिख लो, पी सेकेंडरी का इनटू पी प्राइमरी का, प्राइमरी का पावर, प्राइमरी का पावर बराबर सेकेंडरी का पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर है, दक्षता 7% है, 7%। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। तो पावर क्या लिखते हैं अपन, वी इंटू आई लिखते हैं सर, पावर को, हाँ सर पावर को वी इंटू आई लिखते हैं। तो यहाँ पर ई कह रहे हैं, वी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ई से, तो पावर का लिख देंगे ई आई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये ई सेकेंडरी का, आई सेकेंडरी का बराबर ई प्राइमरी का, आई प्राइमरी का, आई किसका, प्राइमरी का, बराबर। थैंक यू। तो ई अब ऐसे लिख सकते हो, ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इज इक्वल टू ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी, इधर आई सेकेंडरी अपॉन आई प्राइमरी, आई प्राइमरी। एक समीकरण, ये समीकरण, इस समीकरण को हम कह देते हैं समीकरण नंबर बी। सर इसको बी बोलोगे तो ए किसको बोलोगे, तो हमने कहा इसको कह देंगे समीकरण ए। अब देखना दोस्त, ये समीकरण नंबर ए है, ए, और ये समीकरण नंबर बी है, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। समीकरण, अब देखो समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से सीन क्या हो जाएगा, समीकरण ए व बी से सीन क्या हो जाएगा भैया, समीकरण ए व बी से सीन ऐसा होएगा, ई प्राइमरी का अपॉन ई सेकेंडरी का इज इक्वल टू एन प्राइमरी का डिवाइड बाय एन सेकेंडरी का, सेकेंडरी का इज इक्वल टू आई किसका, सेकेंडरी का, आई किसका, प्राइमरी का। आई में उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखो ईपी अपॉन ईएस बराबर आई एस अपॉन आई पी, उल्टा हो गया। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर का समीकरण, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। ये किसके लिए, ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या ये बात समझ गए, एक बार थम्स अप हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। सर जी आप थम्स अप लेकर आ रहे हो तो क्या पीता आ गई है। हेलो दोस्तों, चाय पी लो। ओ मैंने झूठी कर दी क्या, और ब्रश भी नहीं किया मैंने 4 दिनों से, कल पिलाऊंगा, कल पिलाऊंगा, झूठी हो गई। कल मैं आज भूल गया बेटा, भूल गया, पढ़ाते पढ़ाते हमको दिमाग उधर था, तो हम आज आपको चाय नहीं पिला पाए, कल पिलाते हैं। चलो प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब सर अगर ट्रांसफार्मर आइडियल ना हुआ तो, ट्रांसफार्मर अगर आइडियल ना हुआ तो हम कहेंगे फॉर रियल ट्रांसफार्मर। बोर्ड में बेटा वही आता है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, फॉर रियल ट्रांसफार्मर।
तो हम रियल ट्रांसफार्मर होगा तो आपको दक्षता दी जाएगी, ठीक है। रियल ट्रांसफार्मर अगर होगा तो सवाल में दक्षता दी जाएगी, सवाल में दक्षता दी जाएगी, सवाल में दक्षता दी जाएगी या बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। और दक्षता हो कितनी जाएगी, दक्षता का सूत्र वही पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%, दक्षता ऐसा। इससे हम दक्षता निकाल लेंगे, नहीं दी है तो पूछ ली उन्होंने तो, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अभी अपन सवालों पर चलेंगे, लेकिन अब इनको बेटा रीड कर लेना। ये मैंने बोर्ड के हिसाब से कि सर ऐसे लैंग्वेज में कुछ लिखना होता है तो आप इसको पढ़। कोस क्या होता है, इसमें दो तांबे की कुंडलियां विद्यमान होती हैं, मतलब कोस नहीं करोड़ होगा, करोड़। कोस का है, कोस क्या है, इसमें दोनों तांबे की कुंडलियां विद्यमान होती हैं, दोनों कुंडलियों के मध्य परिपथ खुला होता है, अतः इनके मध्य प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कहने का मतलब कुछ नहीं, वो कुंडलियां है ना, दो कुंडलियां लपेटी हुई होती है और एक की धारा दूसरे में नहीं बह रही है, एक के कारण दूसरे में धारा नहीं जा रही बेटा, फ्लक्स जा रहा है। क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, एक का फ्लक्स दूसरे में जा रहा है। अगर ऐसी होती है एक हमने कहा इसकी धारा इसमें जाती, इसकी धारा इसमें जाती, तो इनकी धारा आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये विद्युत रूप से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, चुंबकीय रूप से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो एक का बेटा फ्लक्स दूसरे में घुसता है, विद्युत रूप से कनेक्ट। बेटा जे का कुछ हार्ड नहीं है यार, तुम कैसा कर रहे हो, अभी से हार मान लिया यार, ठीक है। तो आरपीएस का मतलब आर प्राइमरी सेकेंडरी का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत मतलब प्राइमरी की धारा सेकेंडरी में नहीं जाती, सेकेंडरी की धारा प्राइमरी में नहीं जाती, ठीक है। टोड़ क्या होता है, दोनों कुंडलियों के मध्य का भाग होता है जो चुंबकीय रूप से युग्मित करता है। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां एक ही उभयनिष्ठ क्रोड पर लपेटी जाती हैं। प्राथमिक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में एक सतत परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है और यह परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स एक प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल प्रेरित करता है, ठीक है। क्रोड बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, जो अपन ने समझा है, कुंडली लपेटने वाला। और क्रोड पर क्यों लपेटते हैं, ताकि क्या हो जाए, दोनों कुंडलियों को चुंबकीय रूप से युग्मित कर दे, मतलब एक का फ्लक्स किसमें चला जाए, दूसरे में चला जाए, ठीक है। तो खास नहीं है कुछ, इसको बस एक बार रीड कर लेना और आप अपनी किताब जैसे एग्जाम में ना ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे ना, अपनी भाषा में भी लिख दोगे ना कि क्रोड क्या होता है। तो क्रोड एक लोहे का फ्रेम होता है जिसका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को लपेटने में किया जाता है, जिस पर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को लपेटा जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न अधिकतम से अधिकतम फ्लक्स दूसरी कुंडली में जा सके, दूसरी कुंडली से संबद्ध हो सके, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन होता है, नर्म लोहा होता है, वो चुंबकीय पदार्थ को पसंद होता है, चुंबकीय पदार्थ को गाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में भी ऐसा लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं ऐसा ही लिखो। अब एक कार्य इस समय आपको समझा चुका हूं कि रीड करना है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के बिना आवृत्ति परिवर्तन को रूपांतरित करता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को बिना आवृत्ति परिवर्तन के रूपांतरित करता है। ऑब्वियसली प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना, ये किसके लिए उपयोग होता है, एसी के लिए, डीसी के लिए उपयोग नहीं होता है, डीसी के लिए उपयोग नहीं होता है, सिर्फ एसी के लिए। और आवृत्ति नहीं बदलता है ना, ये करता क्या है, वोल्टेज को कम करना, ज्यादा करना, है ना। 220 से 22,000 से 220, ठीक है। वोल्टेज बदल जाएगा तो प्रत्यावर्ती धारा भी बदल जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है, ऐसा। यह दृष्टि धारा स्रोत पर कार्यशील नहीं है, डीसी के लिए काम नहीं करता है। डीसी में आउटपुट कितना आया भैया, 0, डीसी के लिए काम नहीं करेगा। यदि इसके प्राथमिक सेल से एक बैटरी संयुक्त कर दी जाए तो द्वितीयक के सिरों पर निर्गत सदैव शून्य होगा, मतलब ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। किसके लिए, डीसी स्रोत के लिए। ये डीसी के लिए काम नहीं करता, सिर्फ एसी के लिए काम करता है। यह एक शक्ति प्रवर्धक नहीं है, ट्रांजिस्टर की तरह इसमें शक्ति का लाभ नहीं होता है। तो बेटा वैसे तो ट्रांजिस्टर वगैरह तो आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। शक्ति प्रवर्धक का मतलब ये होता है कि ये शक्ति प्रवर्धक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की तरह इसमें शक्ति लाभ नहीं होता। ये शक्ति को नहीं बढ़ाता है बेटा, शक्ति उतनी रहती है, नियत शक्ति। देखो हमने कहा आइडियल ट्रांसफार्मर भी होता है ना, तो इनपुट की शक्ति बराबर आउटपुट की शक्ति। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट की शक्ति बराबर आउटपुट की शक्ति। प्रवर्धक क्या होता है कि वो शक्ति बढ़ा दे, इनपुट की शक्ति कम बढ़ा दी ज्यादा, हो गई ज्यादा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रवर्धक, ठीक है। तो यहाँ पर ये शक्ति नहीं बढ़ाता है बेटा, है ना। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के भांति उपयोग करता है ना। एम्पलीफायर, जैसे कॉमन एग्जांपल बताऊं एम्पलीफायर का कॉमन एग्जांपल, साउंड सिस्टम देखा है, बूफर, डीजे, है ना। हम मोबाइल में गाना सुन रहे थे, मर्द तो मर्द हो वैसा है ना, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। हमने कहा यार इतने म्यूजिक में मजा ना आ रहा, इतनी आवाज में मजा ना आ रहा सुनने में, तो अपन क्या कर देते हैं, स्पीकर होता है ना, स्पीकर, उसका लीड इसमें घुसा देते हैं, तो वही आवाज तेज आने लगती है। मोबाइल में ही बज रहा है गाना, अब मोबाइल में आवाज धीमे धीमे आ रही है, स्पीकर में लगा दिया तो आवाज तेज आने लगी। स्पीकर एक प्रवर्धक है, एम्पलीफायर जो क्या कर रहा है, मोबाइल से जाने वाले सिग्नल को प्रवर्धित कर रहा है, मतलब सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आउटपुट ज्यादा दे रहा है, कम आवाज में। आवाज नहीं बदल रहा है, आवाज वही। अगर मैं गा रहा हूं तो उसमें भी मेरी ही आवाज आएगी। मासूम शर्मा गाना गा रहा है मोबाइल में, तो स्पीकर से ऐसे थोड़ा आलिया भट्ट की आवाज निकलेगी, आवाज वही निकलेगी, आवृत्ति वही रहेगी, बस क्या हुआ, पावर ज्यादा हो गई, साउंड का एम्पलीफिकेशन हो गया, प्रवर्धन हो गया। तो साउंड सिस्टम बेसिकली क्या, आप एक प्रवर्धक कह सकते हो, बरोबर, एम्पलीफायर। चलिए, तो इसमें प्रवर्धन नहीं हो रहा है, इसमें शक्ति नहीं है, इनपुट की शक्ति बराबर आउटपुट की शक्ति बच जाए, ठीक है। इसमें कोई गतिक अवयव नहीं है, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक कहानियां नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं होती जो चल रही हो, है ना। गतिमान हो कि प्राथमिक कुंडली यहाँ थी, चलते यहाँ पहुंची, नहीं, ट्रांसफार्मर एक जगह लगा है, वो एक जगह लगा है, और इसके अंदर भी कोई भी भाग गति नहीं करता है। कई ऐसे सिस्टम होता है ना कि जैसे कुंडली है वो ऑसिलेट कर रही है, नहीं है। क्रोड है कि सर घूम रहा है, नहीं, इसमें भी क्रोड नहीं घूम रहा है। कोई भी चीज क्रोड चलता है क्या, नहीं, उसको हमने फिक्स कर दिया, फिक्स रखा है क्रोड। ऐसे बर्फ पानी खेलने, जैसे जब अपन बर्फ पानी खेलते थे ना बचपन में, किसी ने बोला बर्फ, तो अपन बस, अब किसी ने आके यहाँ पर एक तार लपेट दिया, किसी ने आके यहाँ एक तार लपेट दिया, अब ऐसे खड़े बन गया ट्रांसफार्मर, बन गया। यहाँ से एसी इनपुट दिया, यहाँ आउटपुट मिल गया, अब ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक ऊंचाई और एक अपचाई, ऊंचाई और एक अपचाई, ठीक है। तो ऊंचाई में क्या होता है, एनएस ज्यादा एनपी कम, अपचाई में क्या होता है, एनएस ज्यादा एनपी कम। ऐसा क्यों होता है, आइए मैं बताता हूँ। तो हमने कहा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं स्टेप
आपको ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। तो देखो अपन क्या जानते हैं, ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, यही समीकरण था। यस सर। तो ई एस का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी इंटू ईपी, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। अगर हमें इसको ज्यादा करना है, इसको क्या करना है, ज्यादा, इससे ज्यादा करना है, इससे ज्यादा करना है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा, एक से, यस सिंपल, एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मान एक से कम होगा तो ये ई एस ईपी से कम आएगा। समझ, अच्छा चलो, अगर इसका अनुपात एक आया तो दोनों बराबर, दोनों बराबर। इसका अनुपात आधा आया, आधा, तो ई सेकेंडरी क्या हो जाएगा, ई सेकेंडरी कितना हो जाएगा बेटा, आधा इंटू ईपी। तो हमने तो घट गया, ई सेकेंडरी क्या हो गया, ई प्राइमरी का आधा, ई प्राइमरी का आधा। जबकि ऊंचाई का मतलब क्या है, जो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा दे, जिसमें सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको ज्यादा रखने के लिए इसका मान एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एन एस अपॉन एन पी ज्यादा होना चाहिए एक से, अर्थात सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी से। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है बेटा, है ना, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि देखो एन एस ज्यादा होगा तो ई एस ज्यादा होगा। हमें सेकेंडरी में वोल्टेज जितना ज्यादा करना है, एन एस को उतना ज्यादा करो, एन एस ज्यादा तो ई एस ज्यादा, समान बात नहीं है, एन एस ज्यादा तो ई एस ज्यादा, एन एस कम तो ई एस कम, एन एस कम तो ई एस कम। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर इसका काम क्या है, तो हम इसका काम क्या है, इसमें ई एस ज्यादा हो जाएगा किससे, ईपी से, ईपी से, वोल्टेज बढ़ाने वाला, वोल्टेज बढ़ाने वाला। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा प्राइमरी से। ठीक है, या कह सकते हैं ई आउटपुट ज्यादा होना चाहिए ई इनपुट से, तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी का ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी से ना, तो कोई कठिन बात नहीं है। और ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए भैया, सेकेंडरी में फेरे ज्यादा, तो देखो फेरों का ही खेल है, फेरे अगर बराबर है, फेरे अगर बराबर है तो ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर रहा ही नहीं। फेरे अगर बराबर है तो ईपी बराबर ई एस, ना वोल्टेज बढ़ा ना घटा। अब जिसमें फेरे ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी में फेरे ज्यादा तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी में फेरे ज्यादा तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा, सब फेरों का खेल है भैया। अब चाहिए, इसको कहते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, ई सेकेंडरी कम होता है किससे, ई प्राइमरी से। तो ई सेकेंडरी हमने अभी अभी लिखा था एन एस अपॉन एन पी इंटू ईपी। अगर एन एस अपॉन एन पी लेस देन 1 होगा, अगर ये एक से कम होगा तो बेटा ये कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसका मान कम होता है, इसका मान क्या होता है, कम। इसका मान कम कैसे होगा, इसका मान कम कैसे होगा, इसका मान कम कैसे होगा, हमने कहा फेरों की संख्या सेकेंडरी में कम रखो, है ना, एन एस अपॉन एन पी लेस देन 1 होना चाहिए। तो एन एस लेस देन क्या होना चाहिए बेटा, एन पी, खत्म बात। सोच लो, हाँ सर सही कह रहा हूँ, एन एस कम तो ई एस कम। समझ गया कि बात को, नहीं समझे, सर समझ गया इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जिसमें फेरर की संख्या ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा, एक बार थम्स अप हो जाए भाई। चिक 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 चिक। ये कितने समय का लग गया, अरे एक तो तुम पोल गलत लगा दिया, हट हट बात नहीं। चलो बता, वो कॉमन सेंस में तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए भाई। चलो, अब देखो वास्तविक ट्रांसफार्मर में आपको बता चुका हूँ, रियल ट्रांसफार्मर दक्षता 100% नहीं होती, क्यों नहीं होती, फ्लक्स का रिसाव होता है। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी से जितना फ्लक्स निकल रहा था, लोहे का जो क्रोड था वो रास्ते का काम कर रहा है, तो प्राइमरी से जितना निकल रहा है सेकेंडरी में जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में भैया, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आइडियल में हम क्या कहते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 100 बल रेखा निकली तो 100 में से 100 इसमें घुस गई, 100 निकली तो 100 में से 100 इसमें घुस गई, आइडियल में। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है बेटा, इसमें धारा बह रही, सुनो ना, अपन कह रहे हैं कि आइडियली ऊष्मा की हानि नहीं होती है, तो बेटा इसमें धारा बह रही है, इसमें कॉइल में, कॉइल किसका बना है, तार का, कॉइल किसका बना है, तार का, तो तार का अगर कॉइल बना है तो तार में धारा बह रही है, तो आई स्क्वायर आर ऊष्मा की हानि होगी। ये कॉइल किसका है सर, ये भी कॉइल तार का है, इसमें धारा बहेगी तो ऊष्मा की हानि होगी। दूसरा, ये लोहे, क्रोड किसका है सर, लोहे का है, क्रोड किसका है, लोहे का है। ठीक है, अब इसमें भंवर धाराएं होंगी तो ऊष्मा की हानि होगी। सर पटलित कर दी, हमने पटलित हमने किया तो भंवर धाराओं की हानि कम की है, क्या किया बेटा, कम, शून्य नहीं कर दी है, शून्य नहीं कर दी है। सर ए लगा देते तो क्या होता बेटा, अतुल ए लगा देते ना, सही क्या बेटा, तुमने ए नहीं लगाया, अगर तुम ए लगा देते ना तो तुम्हारी वाली की शादी किसी और से हो जाती, बच गए बेटा, तुम बच गए। चलिए ठीक है, तो यहाँ भंवर धाराओं के कारण हानियां, लोहे के क्रोड में लोह हानियां कहते हैं। ये कॉइल किसकी बनी होती है, तांबे की, कॉइल किसकी बनी होती है बेटा, तांबे की, तो इनको हम कहते हैं ताम्र हानि, ताम्र हानि। और एक हानि होती है फ्लक्स लीकेज के कारण, फ्लक्स लिंकेज परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज के कारण हानि होती है। इतने गधे लोग हैं यार, ये नहीं समझ रहे हैं कि कौन ज्यादा कौन। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा देना, है ना। ये मतलब हुआ कि ई सेकेंडरी हमका का चाहिए, ई सेकेंडरी हमका ज्यादा चाहिए, ई प्राइमरी हमका कम चाहिए। तो इसका मतलब हुआ, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, और आसान भाषा में समझा दिया हूं, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, ये लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, कमेंट में बताओ जल्दी, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 क्या होना चाहिए दोस्त। वंश द्विवेदी। बताओ, ये देखो पगला लिख रहा है कि सर मैं बोर फील कर रहा हूं, बेटा तुम किसी के साथ भाग जाओ, तूफानी करो, किसी के साथ भाग जाओ, किसी को भगा ले जाओ, वंश द्विवेदी को भगा ले जाओ, कौन था ये पगला, तुम दोनों भाग जाओ, दोस्ती करना, हिमालय पे जाना, तपस्या करना वहां, बोरिंग फील हो रहा है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन 1, ई एस अपॉन ईपी। अब ई एस अपॉन ईपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एन एस अपॉन
एनपी। अच्छा, और इसको ऐसे लिखो, और ऐसे लिखो, हम क्या ईपी अपॉन ईएस, और सिंपल भाषा में ईपी अपॉन ईएस क्या होना चाहिए, लेस देन 1, क्योंकि हमका ये ज्यादा था, ये कम चाहिए, ज्यादा था, ये कम चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एनपी अपॉन एनएस। भैया इसी का मान तो जे है, ये दो आपस में बराबर है ना अल्लाह, दीस टू आर इक्वल, ये लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओ माय गॉड, अर्थात एनपी कम होना चाहिए एनएस से, मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। खत्म बात, खत्म बात। ये नहीं समझे, आओ इसको ऐसे भूल जाओ। हमको શું જોઈએ છે, हमको જોઈએ છે कि ईएस कम होना चाहिए, ईएस कम होना चाहिए ईपी से। तो अब आप बताओ ईपी अपॉन ईएस इसका मान कितना होना चाहिए, हमका ईपी ज्यादा होना चाहिए, अर्थात ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ईपी अपॉन एनएस को क्या कहते हैं अपन, एनपी अपॉन एनएस को अपन क्या कहते हैं, इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1, ठीक है। तो भैया इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो एनपी शुड बी लेस देन एनएस, एनपी शुड बी लेस देन एनएस, ऐसा समझ गया क्या बात को, एनपी इज लेस देन एनएस, ठीक है। बेटा स्कूल में कहाँ बना पाओगे, ऐसे ही बना ले जाना है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज मत करना, करंट खा जाओगे, करंट खा जाओगे बेटा, दक्षता होती है। अब सवाल से कुछ सवाल से आओ, जल्दी जल्दी पल्ली सवाल, बिना सवाल के दुनिया दूरी है। एक शक्ति संचरण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर को, देखो मैं ऐसे ही बताऊं, अच्छा जो हमने एग्जांपल लिया था जयपुर कोटा से इंदौर इलेक्ट्रिसिटी मंगाने का, आप उसी को करते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो भिंड को लौट जाओगे, टेढ़े टेढ़े, कौन से टेढ़े टेढ़े टेढ़े, दिल डूबा नीली आंखों में ए दिल डूबा। हाँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो हमने क्या कहा था, यहाँ वोल्टेज बढ़ाने वाला मतलब कौन सा लगाना है भाई साहब, जहाँ स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाने वाला, स्टेप अप, यहाँ वोल्टेज कम करने वाला मतलब स्टेप डाउन, ये क्या होना चाहिए, स्टेप अप, ये होना चाहिए स्टेप डाउन। तो फेरों की संख्या में क्या अनुपात होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पर 220 था, सॉरी यहाँ पर 220 था, यस यस यहाँ पर 220 था, अब हमें बनाना है 22,000 बनाना है। तो फेरों की संख्या में अनुपात बता 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, 22,000 वोल्ट बनाना है ना, तो इसे ट्रांसफार्मर की फेरों की संख्या अपन क्या लिखेंगे, 22,000 वोल्ट बनाना है ना, क्या करोगे बच्चा, तो हम कहेंगे ईपी अपॉन ईएस, सिंपल समीकरण इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, एनएस, ठीक है। ईपी कितना है 220, ईएस कितना है 22, दो बार जीरो, सेकेंडरी में इतना चाहिए 3 बार जीरो, इनफैक्ट इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। जीरो से एक जीरो गया, 22 से कट गया कितने बार, 10 बार, 10 बार, ठीक है। तो 10 बार 100 बार, 100 बार कट गया, तो 1/100 इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, एनपी अपॉन एनएस, ठीक है। तो एनपी इज इक्वल टू 100 टाइम्स एनएस, 100 टाइम्स एनएस, एनपी इज इक्वल टू 100 टाइम्स एनएस, खत्म बात। ओ माय गॉड, इल्ला इल्ला, एनएस इज इक्वल टू, एनएस इज इक्वल टू सेकेंडरी में फेरे 100 गुना ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी के फेरे से, प्राइमरी के फेरे से, खत्म बात। क्या होना चाहिए, खत्म बात। अब यहाँ से वापस ऐसा करना है, यहाँ से वापस करना है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर नहीं क्योंकि फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी में करूंगा। अब यहाँ इनपुट ये है, आउटपुट 220 है, बस इतना बढ़ा दिया हमने। स्टेप डाउन चाहिए तो बस इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा तो स्टेप डाउन। हमने ये कैलकुलेशन ना इस ट्रांसफार्मर के लिए की है, इस ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करना चाहो तो इसमें ईपी, ईपी कितना है 22,000, इनपुट 22,000 आया, फिर ये आउटपुट है, ये आउटपुट है भैया। तो आउटपुट सेकेंडरी का कितना 220, 220। तो अगेन आप चाहो तो ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ईपी तो मान कितना है रे, अरे भैया ये कितना है 220 इज इक्वल टू एनपी रे, एनपी अपॉन, तो हे प्रभु, हे प्रभु मैंने इधर गलती कर दी, नहीं इधर सही किया था, तो सही किया था, इधर ए इतना है, हमने यहाँ का गड़बड़ कर दिया। अरे पगलू, अरे पगलू, इसका मान ऊपर आएगा 100, इसका मान कहाँ आएगा, ऊपर आएगा 100। तो एनपी इज इक्वल टू 100 एनएस, एनपी इज इक्वल टू 100 एनएस, ठीक है। मतलब प्राइमरी में फेरे ज्यादा होना चाहिए, खत्म बात। सवाल देखो एक है ना, कैसे पूछे जाते हैं। प्राथमिक की कुंडली में इतने फेरे हैं, 230 वोल्ट पर निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लाइन में अपचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट देती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं, 220 वोल्ट पर निर्गत, निर्गत तो बेटा ये 230 किसका है सर जी, ये है आउटपुट का, आउटपुट मतलब सेकेंडरी का। सर एक शक्ति संचरण लाइन ट्रांसफार्मर को इतना वोल्ट देती है, इतना वोल्ट देती है, तो ये क्या है भैया, इनपुट है, इनपुट मतलब प्राइमरी, कौन सी मरी, प्राइमरी। तो ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। एनपी कितना है 2 3 2 बार 0, ये कितना है 230 है मास्टर। 400 किसमें है, प्राथमिक में फेरों की संख्या है, एनएस हमें जोइए है, जोइए है। इसको काटो कितना गया 10, कितना गया 10, एनएस बराबर कितना गया 4 की बिंदु 44, 40 40 40 40 40, बगलू बगलू होगा एनपी एनएस, हाँ 100, सही है, सही, सबको सही है। एनपी इज इक्वल टू, है ना ऐसा, ये रिलेशन सही है भैया, तुम पगलू पगलू है ना। ये एनएस बराबर यहाँ से कितना आ गया, एनपी अपॉन 100, तभी तो एनएस का होना चाहिए, तभी सबको सही है, तुम पागल। ये आ गया 40 आंसर। अगला सवाल, 240 वोल्ट दिया गया आदर्श ओ माय गॉड, आदर्श वोल्टता इतनी है, ट्रांसफार्मर को इतने वोल्ट इतने बल्ब का जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कुंडली में धारा क्या होगी, ठीक है। आओ मास्टर आओ, देखो इतने से जोड़ा गया, ये किसका मान है, प्राइमरी का, प्राइमरी का। निर्गत वोल्टता मतलब आउटपुट, ये क्या है बेटा, आउटपुट, ई आउट, ई आउटपुट किसमें मतलब सेकेंडरी में,
ये आउटपुट मतलब किसका, ई सेकेंडरी का, ठीक है, ये हमें पता चल गया। फेरों की संख्या की कोई बात नहीं की गई है जब इस ट्रांसफार्मर को 24 वोल्ट और इतने वोल्ट के बल्ब जलाने के लिए, ठीक है, बल्ब कहां जलाएंगे, आउटपुट में, बल्ब कहां जलाएंगे बेटा, आउटपुट में, आउटपुट वोल्ट घर में आ गई ना, ट्रांसफार्मर आया, घर में लाइट लिया, घर में बल्ब जलाएंगे, घर में बल्ब जलाएंगे। कहां रॉन्ग हो गया बबुआ, कहां रॉन्ग हो गया, हमको बताओ कहां रॉन्ग हो गया। रेड वाला इससे गया तो ये 40 या लेद वाला कौन सा गलत हो गया, लेद वाला कहां है, लेद वाला इनपुट में कितना दिया 220 दिया, आउटपुट में दिया 2000, एनपी अपॉन एनएस, ठीक है, तो 100, तो एनएस इक्वल टू 100। अरे यार तुम कितने इसके चक्कर में टाइम पास कर रहे हो बेवकूफ कहीं के, एनएस एनएस लिखा, ऑब्वियसली एनपी होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एनपी होगा। ये देखो दिमाग से पैदल आदमी कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम किसी के साथ भाग जाओ। अरे ठीक है, कैसे करते हो तुम यार, हट कमेंट बंद करो यार, इतना तो अंडरस्टूड होता है ना भाई, तुम निराट गधे हो। देखो 24 वोल्ट ना, इतने का 24 वोल्ट 24 वाट का बल्ब चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये बल्ब हम कहाँ जलाएंगे, बल्ब जलाना है, बल्ब जलाना है, बल्ब जलाना है, कहाँ से, आउटपुट से, मतलब ये आउटपुट में होगा। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू, अपन कहाँ लिखेगा, वोल्टेज किसका, आउटपुट का, धारा किसकी, आउटपुट की, आउटपुट किसका, सेकेंडरी, आउटपुट का मतलब सेकेंडरी, आई किसका, सेकेंडरी का, पावर कितना है 24, वोल्टेज कितना है 24, धारा कितनी, आई सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की धारा इज इक्वल टू, देखो यहाँ में फेरों की संख्या नहीं दी, धारा नहीं दी, पावर दे दी, हमने कहा दे दो पावर, क्या दिक्कत है, पावर दे दो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दे दो पावर, कितनी देनी है, पावर दे दी गई है, पावर दे दी थी भाई, तो पावर दे दी हमने, वहाँ से धारा निकाल दी। देखो कैसे क्लिक करेगा सर, भी दिया है, वोट दिया है, आई मिल जाएगा, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। अब ये किसकी धारा है, सेकेंडरी की, प्राथमिक की धारा निकालनी है, तो देखो ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू, अब फेरों की संख्या का कोई जिक्र नहीं है भैया, भैया फेरों की संख्या का कोई जिक्र नहीं है, ना पूछा गया ना बताया गया, तुम कहेंगे फेरों की संख्या, तुम भी जाओ किसी के साथ, भाग जाओ किसी के साथ, तपस्या करना, योग शिविर में जाना बेटा, योग शिविर में हिमालय पर, भाग जाओ यहाँ से, इसको फेरों की संख्या को, तो एन नहीं आई, ये आई के साथ उल्टा होता है, आई एस अपॉन आई पी, आई एस अपॉन आई, तो मेरा मान कितना है 240 डिवाइडेड बाय 24, ये कितना, आई एस तो मेरा मान कितना है रे, आई एस का मान कितना आया 1 एम्पियर, आईपी का मान हमें पूर्व बंद जो ये है, तो इससे कटा कितना आया 10, कितना आया 10, तो आईपी बराबर कितना आ गया बेटा 1/10 एम्पियर। अभी मत कहने लगना सर 16 लिख दिया, 10 ही है, और कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, इतना मत फैला करो यार कैलकुलेशन में। अब हम कोई सा सवाल ऐसा दिख रहा है जिसकी दक्षता 100% ना हो, कौन है का, आखिरी सवाल आज का, हे प्रभु, कोई ऐसा सवाल ना है यार जिसकी दक्षता 100% ना हो। मिला, आओ, क्या कहा जाता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, इसके द्वारा प्राप्त शक्ति 880 वोल्ट, 880 वोल्ट था, इसकी दक्षता 88% है, तब निवेशी धारा का मान याद कीजिए, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर की वोल्टेज वोल्ट इतने परिवर्तित किया जाता है, ऐसा दक्षता, ठीक है। तो ईटा प्रतिशत में कितना दिया गया, 88%, 88, अरे पगलू 88%, तो ईटा का वैल्यू कितना हो गया, ईटा का वैल्यू हो गया 88 डिवाइड बाय 100 विदाउट एनी प्रतिशत, ठीक है, विदाउट एनी प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हटाया तो ईटा का मान इतना आ गया, समझ रहे हो, प्रतिशत में खेलना तो प्रतिशत में खेलना, जैसे भी खेलना वैसे खेलना। ईटा प्रतिशत अपन वैसे क्या लिखते हैं, पावर आउटपुट मतलब पावर सेकेंडरी का अपन पावर प्राइमरी का, सिंपल सी बात है, ये 88% आपको दिया गया है, तो इसका पावर अपन क्या लिखेंगे, किसी का पावर दिया है क्या, नहीं दिया है, ई सेकेंडरी का आई सेकेंडरी का अपॉन ई प्राइमरी का आई प्राइमरी का। अब इसका मान हमें हल करके बता दो भैया, तो मैं छुट्टी कर दूं भैया, क्या कर दूं, छुट्टी कर दूं भाई, क्या 4000 है दोस्त, अरे बेटा वो सही कर लेना यार, ऐसा मत करो यार, छोटे बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो, अब 4000 है तो फिर वो 4000 ही होगा, सही कर लेना उसको, 4000 है तो 4000 कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, 400, ये पता है 10th क्लास के बच्चे, 10th को सॉरी 6th क्लास के बच्चे ऐसा करते हैं, 6th क्लास के बच्चे, तुम बड़े बच्चे हो, तुम कैसे बच्चे हो, तुम बड़े बच्चे हो, अच्छा एक की पावर तो सीधे सीधे दी है, पावर किसकी दी है, पावर किसकी दी है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2020 को इतने वोल्ट में परिवर्तित करता है तथा इसके द्वारा प्राप्त शक्ति इतनी है, इसके द्वारा प्राप्त शक्ति मतलब इसको दी गई शक्ति, ये वाली पावर आपको दी गई है, ये वाली पावर दी गई है, कितना बुरा कर रही है हमारे साथ, एक अपचाई ट्रांसफार्मर को इतने से इतने वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त शक्ति मतलब इनपुट ही होता है, पावर इनपुट आपको दिया गया ऐसा। तो चलिए भैया ये 88, वैसे तब बहुत बुरा लग रहा है हमको, 88/100 करेंगे इधर इज इक्वल टू ईएस का मान कितना है 220 इंटू आई एस, और इसका मान कितना है 88 तो 80, जीरो से जीरो कटा भाई साहब, जीरो से कहा हुआ जीरो कटा, अच्छा जीरो से वो जीरो मत काटो, इधर काटो, 220 880 तो ये कितने बार कट गया बेटा, 4 बार कट गया, 4 बार, इसको इससे काट दो तो ये कितना आ गया 25 आ गया, तो आई एस का मान कितना आया बेटा, आई एस इज इक्वल टू 88/25, 88/25, ये आई एस आ गया। हमें क्या चाहिए, आई पी इनपुट धारा, निवेशी धारा, सर पी इनपुट निकाल लो और भी आई से हो जाएगा, हाँ उससे भी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक तरीके से और करवाता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, ये उल्टा होता है, ये कितना है बेटा 200
20 डिवाइडेड बाई ई एस कितना है, आई एस कितना है, आई एस का मान कितना है 88/25 इंटू आईपी। यहाँ से आप आईपी का मान ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से बेटा आप आईपी का मान ज्ञात कर सकते हो, या और भी आसान है बेटा ये तो, या देखो आपको पावर प्राइमरी का कितना करंट किसका प्राइमरी का, तो वोल्टेज किसका प्राइमरी का, पावर कितना दिया डे डे डे, प्राइमरी का करंट हमको जो ये कितना दिया 2200 एक जीरो से, तो चलो आई प्राइमरी का कितना आ गया, आई प्राइमरी का कितना आ गया 880 डिवाइडेड बाय 2200 भाग कर दो, तो ये प्राइमरी का कितना आ गया, इसको काटो तो यार कुछ तो उसको कट जाएगा, 22 चौको 88, तो ऊपर आया 4 और इधर आया 10, ऊपर आया 4 इधर आया 10, सही काटा ना मैंने, 22 से काटो 22 चौको 88, तो ये कितना आ गया 2/5 2/5.4, ऐसा तो कोई विकल्प ही ना है यार। अब इसके द्वारा प्राप्त शक्ति तो ट्रांसफार्मर के द्वारा प्राप्त शक्ति का मतलब तो इनपुट ही हुआ। अब देखो सवाल के अनुसार, देखो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, सवाल के अनुसार जैसा सवाल में लिखा है इसके द्वारा प्राप्त शक्ति, तो उससे भाई ये आंसर आ रहा है, उससे ये आंसर आ रहा है। अगर मैं सवाल में चेंज कर दूं इसके द्वारा निर्गत शक्ति तो हो सकता है आंसर मैच कर जाए। प्राप्त शक्ति से तो उतना आया, अगर मैं इसको कर दूं प्राप्त की जगह निर्गत, है ना, वैल्यू जैसी दी है ना, मुझे भी लग रहा था निर्गत ही होना चाहिए, इसलिए तो मैं सोच रहा था निर्गत होना चाहिए। अगर मैं इसको निर्गत शक्ति ले लूं, निर्गत शक्ति, ठीक है, तो देखो क्या होगा, निर्गत शक्ति ले लूं तो बेटा अगर निर्गत शक्ति लेंगे तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, भी किसका, भी नहीं ई लिख लो, ई किसका सेकेंडरी का, आई किसका सेकेंडरी का, आई किसका सेकेंडरी का, तो पावर आउटपुट कितना 880, ई सेकेंडरी तो मान कितना है रे 220 इंटू आई सेकेंडरी, इससे भी आई एस इज इक्वल टू कितना आया 880 डिवाइडेड बाय 220 यो गया, तो आई सेकेंडरी तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 एम्पियर आ गया भैया, इससे भी ना 4 एम्पियर आया। माजरा क्या है यार, यहां से करें हम पावर आउटपुट तो अपन ऐसे ही लिखेंगे ना, आउटपुट की धारा, आउटपुट का, आउटपुट का वो, तो बेटा हमको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या आंसर दिए, सेकंड वाला किससे आ रहा है, अपचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, इसके द्वारा प्राप्त इतना है भैया। पावर प्राइमरी का लेते हैं तो प्राइमरी का पावर इक्वल टू आई इंटू ईपी भाई, यहाँ से यही आना चाहिए, 0 से 0 गया, इसको काटा ऊपर आया 4 इधर आया 1, तो 4/10 इतना ही आना चाहिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तरीका यही है ना भाई, तरीका यही होगा जो अपने सॉल्व किया, तरीका बेटा यही होगा। आईपी पूछा है तो भाई मैंने आईपी ही तो निकाला है, और ये यहाँ से इसको भाग दोगे तो मान कितना आ गया, हमने कौन सा कुछ और निकाला है, आईपी का ही मान निकाला है। अब इसको कर दो 0.4 आएगा, 0.40, तो इसको हम वो करें क्या, 5 को देखो दोस्त हैं यार, 5 को क्या करो, 5 है, 5 प्रश्न नंबर 1 है तो ये 4 ही रहेगा, ये 4 है तो ये 5 ही रहेगा, ये 5 है पीछे नंबर सम है तो ये 4 ही रहेगा, यही आंसर होगा बेटा ना। इसमें इन्होंने क्या किया है, आंसर यही आएगा, थोड़ा सा उपयोग किया है किसका, पूर्णांकन करोगे ना, पूर्णांकन से आंसर 0.4 ही आएगा, और कोई आंसर नहीं होगा। देखो सवाल यही था क्या, यही सही है, निर्गत शक्ति ही है, सॉरी इनपुट शक्ति ही है, ये वाला नहीं, ठीक है, निर्गत शक्ति होती तो ऐसा कर लेते, निर्गत शक्ति होती तो फिर ऑप्शन नहीं लेते, इस केस में यही आंसर होता, इस केस में बेटा आंसर यही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस केस में यही आंसर होता, लेकिन नहीं, सारे स्टेप सब कुछ बराबर है, सारे स्टेप बराबर है, इसका पूर्णांकन करेंगे बेटा तो ये आंसर आएगा 0.4 पूर्णांकन करने पर, बिल्कुल आंसर बेटा यही आएगा, ये आंसर एग्जैक्ट, ये आंसर है बेटा एग्जैक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन भी करनी यहाँ पर ना, एक कॉन्सेप्ट होता है पूर्णांकन वाला, तो हम इसका पूर्णांकन करेंगे भाई, इसका पूर्णांकन करेंगे बेटा तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.4, ठीक है। पूर्णांकन करके बताओ कोई इसका कितना आ रहा है, तो देखो 5, ये संख्या देखो हमें इसको हटाना है, ठीक है, इसको हटाना है, तो ये 50 से कम है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया 0.45, ठीक है। अब हमें 5 हटाना है, अब 5 को हम तुलना करें तो ये 5 की बराबर है, इसकी पहले की संख्या है, अगर सम तो ये 4 का 4 ही रह जाता है, इसका पूर्णांकन करेंगे ना तो 0.4 ही आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। पूर्णांकन के नियम 11वीं क्लास में बेटा अपन पढ़ते हैं, 11वीं क्लास में मैंने सिखाए थे, तो यही होगा भाई क्वेश्चन आंसर। चलिए, अगर और कोई आंसर कुछ देता है तो वो गलत है, अपन ने जो सॉल्व किया है, जो आंसर आया है वही 100% करेक्ट है, अंगूठा लगवा लो। चलिए आज के लिए इतना ही। छुट्टी बेटा छुट्टी, सर निर्गत पावर से आ रहा है, अरे निर्गत पावर से कैसे आ जाएगा भाई, एक से ज्यादा 4 आंसर आएगा भाई, 4 निर्गत पावर से 4 आएगा आंसर, 4 एम्पियर, हमने उससे भी निकाल के बता दिया, फालतू का टाइम पास मत करो, है ना, आप कुछ कैलकुलेशन करके उधर की बात करके बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। आधा तो अरे भाई 4000 की जगह 400 लिख दिया, कौन सा पार्ट टूट गया, तुमको भी पता है वो 4000 है, हो सकता है सवाल में 40,000 रहे, क्या दिक्कत है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, इससे पहले जो सवाल किए थे ना वो आइडियल ट्रांसफार्मर के ही किए थे, वो कह रहा सर आइडियल ट्रांसफार्मर बता दो, अपन ने ट्रांसफार्मर के शायद 3 या 4 सवाल किए हैं, एक किया है रियल के, 2 या 3 किए हैं वो आदर्श ट्रांसफार्मर के ही थे। जो ये वाली इक्वेशन होती है ना, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है, रियल के लिए ना है, आइडियल के लिए। रियल के लिए तो दक्षता, रियल के लिए क्या होता है बेटा, दक्षता, P आउट अपॉन P इन, दक्षता होती है, ये इक्वेशन नहीं लगा सकते बेटा, ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल में लगा सकते हैं बेटा। हमने सब मान, अभी कुछ बच्चे अभी भी पीछे पड़े हैं पगले, बेटा हमने सब मान मिला लिए, तुम मिला लेना, जो अपना आंसर आया है वही सही है, वही सही है। तुम उसको सिद्ध कर दो कि जो हमारा अपना आंसर आया वो गलत है, मैं भरे चौराहे पर तुमको टकला कर दूंगा, मैं क्यों हो जाऊं, मेरा तो आंसर सही आया है। चलिए आज के लिए इतना ही, लेट हो रहा है, मन लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।